नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं वाराणसी की। ज्ञानवापी से जुड़े 3 मामलों में सुनवाई आज होगी। जिला जज की अदालत में अहम सुनवाई होनी है। व्यास तहखाने की छत की मरम्मत की मांग पर यह सुनवाई है। इसके अलावा अन्य बंद तहखानों के सर्वे की भी मांग की गई है। 8 मुकदमों को क्लब करने की मांग पर यह सुनवाई है। मामले में थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी से जुड़ा ये पूरा मामला, जिसमें ज्ञानवापी से जुड़े 3 मामलों में आज वाराणसी अदालत में सुनवाई होगी। जिला जज की अदालत में ये अहम सुनवाई होगी। व्यास तहखाने की छत की मरम्मत की मांग को लेकर ये सुनवाई होगी। इसके अलावा जो अन्य बंद तहखाने हैं उनके सर्वे की भी यहां पर हिंदू पक्ष द्वारा मांग की गई है। 8 मुकदमों को क्लब करने की भी मांग की गई है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। मामले में अब से कुछ ही देर में सुनवाई शुरू होगी। तो वाराणसी के श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ा ये पूरा मामला, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े 3 मामलों में आज सुनवाई होगी। वाराणसी जिला जज की अदालत में यह अहम सुनवाई होगी। व्यास तहखाने की छत की मरम्मत की इस दौरान मांग की गई है, इसको लेकर यह सुनवाई है। साथ ही इसके अलावा जो अन्य जो बंद तहखाने हैं उनके सर्वे की भी हिंदू पक्ष द्वारा मांग की गई थी। 8 मुकदमों को क्लब करने की मांग पर यह सुनवाई होगी। अब से कुछ ही देर में सुनवाई शुरू होगी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता धर्मेंद्र पांडे का। धर्मेंद्र, क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ा ये पूरा मामला और इस मामले में आज सुनवाई होनी है, आज क्या कुछ खास इस सुनवाई में? जी, बता दें कि जिला जज वाराणसी के कोर्ट में आज जो है ज्ञानवापी मामले की अहम सुनवाई होनी है। 3 अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर के आज जिला कोर्ट वाराणसी में सुनवाई होगी। ज्ञानवापी के जो है परिसर में जो छत है उसके मरम्मत कराए जाने की मांग हिंदू पक्षकारों द्वारा की जा रही है। वहीं दूसरी ओर जो बंद तहखाने जो शेष बचे हुए हैं उस पर भी जो है तहखानों की सर्वे कराए जाने की बात हो रही है। तीसरा अहम मामला यह है कि मुस्लिम जो पक्षकार, मुस्लिम जो है समुदाय के लोग जो नमाज करते हैं उस नमाज पर भी रोक लगाए जाने की मांग की जा रही है। 3 अहम मामले हैं। इन 3 अहम मामलों में जो है वाराणसी जिला कोर्ट में जो है सुनवाई होनी है। लगभग 1 घंटे के अंतराल में लगभग यह उम्मीद जताई जा रही है कि इससे सुनवाई होगी और फैसला भी आ सकता है। कितनी देर में माना जाए धर्मेंद्र, कितनी देर में सुनवाई की शुरुआत? जी, बता दे रही आपको कि लंच के बाद का वक्त मुकर्रर किया गया है। लगभग 2:30 बजे के बाद का वक्त है। 2:30 से 3 के बीच में लगभग ये उम्मीद जताई जा रही है। इस 3 मामलों में जो है सुनवाई लगभग हो चुकी है। इसमें आज फैसला आना बाकी है और ये उम्मीद जताई जा रही है 3 बजे के बाद जो है फैसला जा सकता है। यानी सुनवाई इस मामले पर पूरी हो गई। अब सिर्फ और सिर्फ फैसले का इंतजार है। 3 मामले थे, जिसमें पहला था कि जिस तरह से व्यास तहखाने की छत की मरम्मत होनी है। साथ ही हिंदू पक्ष ने मांग ये भी की थी कि जो बाकी अन्य तहखाने हैं उनका भी सर्वे हो, उनकी भी जांच हो। क्या माना जाए, क्या कुछ दलीलें यहाँ पर पेश की गई थी हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों की तरफ से धर्मेंद्र? जी, बता दें हिंदू पक्षकारों द्वारा दलील दी गई थी कि जो नमाजियों के द्वारा नमाज छत अदा की जा रही है तो काफी जो है टूटे फूटे हुए हैं। बड़े हादसे भी हो सकते हैं उस दौरान किसी तरह से, अपनी घटना न घटे, इसलिए जो छत का मरम्मत कराया जाए। और वही दूसरी ओर मामले जो है कोर्ट में है तो नमाजियों को नमाज अदा करने को जो है रोकने की बात की जा रही है। तीसरा जो बंद तहखाना, अभी तक जो कुछ बंद तहखानों में सर्वे नहीं हो पाए हैं तो उसको जो सर्वे कराए जाने की बात हिंदू पक्षकारों द्वारा की जा रही है कि और अहम साक्ष्य जो है हिंदू पक्षकारों को मिल सके और जो है सुनवाई में मदद हो सके। जिस तरह से धर्मेंद्र आपने कहा कि हिंदू पक्ष ने ये भी मांग की है इस दौरान कि जो मुस्लिम समाज है, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनको नमाज पढ़ने से रोका जाए। क्या ज्ञानवापी में क्या माना जाए, कितना दम यहाँ पर हिंदू पक्ष के दावों में, जो दलीलें पेश की गई थी उनमें, और मुस्लिम पक्ष का अब क्या रुख? हिंदू पक्षकारों का जो रुख जो है उनका कहना यह है कि लगातार नमाजियों की भीड़ से दबाव बढ़ने से छत जो है डैमेज हो सकती है और गिर सकती है और बड़ा हादसा हो सकता है। इसको देखते हुए जो है नमाज पे पूरी तरह प्रतिबंध लगाई जाए और वहाँ नमाज पढ़ने पर रोक लगाई जाए। तो एक अहम मामला है। इसको लेकर जिला कोर्ट वाराणसी में सुनवाई लगभग पूरी हो चुकी है और आज जो है इसका फैसला आने की उम्मीद जताई भी जा रही है। लगभग 3 बजे के आसपास यह उम्मीद है कि फैसला आ सकता है। वहीं नमाज पढ़ने को लेकर ये जो मामला है, जिसमें हिंदू पक्ष ने यही दलील दी कि अगर नमाज अदा की जाती है तो उससे व्यास जी का जो तहखाना है, जिसकी छत पहले से ही कमजोर है, उस पर प्रभाव पड़ सकता है। धर्मेंद्र, क्या माना जाए यहाँ पर जो मुस्लिम पक्ष है उसकी तरफ से क्या कुछ कहा गया था, क्या कुछ दलीलें रखी गई? जी, मुस्लिम पक्षकारों के द्वारा दलील दी गई कि जो है उनकी पौराणिक है, अभी मामला कोर्ट में लंबित है और उनको जो है उसमें अपने जो है अधिकार को उससे वंचित किया जा रहा है। तो अपने दलीलों को दिए कि अच्छा जो है नमाज अदा करते जाए,
इसकी आपत्ति भी मुख्तलिफ पक्षकारों ने दाखिल की है। इन जो पक्षकारों के मामलों को लेकर के दोनों पक्षकारों के मामलों को सुनने के बाद एडवांसिंग कोर्ट ने जो है फैसला सुरक्षित रखा है और कहीं न कहीं यह उम्मीद जताई जा रही है कि एक बार फैसला आ जा सकता है। बिल्कुल, यानी ज्ञान वापी से जुड़े 3 मामलों को लेकर आज सुनवाई हुई। हालांकि फैसले के लिए थोड़ा और यहां पर इंतजार करना पड़ेगा, फैसला क्या कुछ आता है और उसके बाद दोनों ही पक्षों का क्या कुछ रुख रहता है, उस पर सभी की निगाहें। धर्मेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं अयोध्या में किशोरी के साथ गैंगरेप का मामले में आरोपी मोहित खान के घर बुलडोजर एक्शन हुआ है। गैंगरेप के आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ। राजस्व विभाग की टीम बुलडोजर लेकर वहां पहुंची। आरोपी मोहित खान की बेकरी भी इस दौरान सील कर दी गई है। आरोपी मोहित खान पर जमीनों पर कब्जा करने का भी आरोप है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं अयोध्या में जिस तरह से एक नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया था। नाबालिग के गर्भवती होने के बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। इसमें समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान पर गैंगरेप का आरोप लगा है। वहीं इस दौरान प्रशासन पूरी तरह से हरकत में आ गया है। प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी नेता मोहित खान के घर पर बुलडोजर चलाया है। गैंगरेप के आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। राजस्व विभाग की टीम बुलडोजर लेकर मोहित खान के घर पहुंची और बुलडोजर की कार्रवाई की। वहीं मोहित खान की बेकरी को भी इस दौरान सील कर दिया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से आरोपी मोहित खान के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता विनय मिश्रा का। विनय, जिस तरह से हम तस्वीरें भी देख सकते हैं, अयोध्या का ये पूरा मामला आया जिसमें जो नाबालिग है उसके साथ दुष्कर्म किया गया था, गैंगरेप किया गया था। गैंगरेप के जो आरोपी हैं सपा नेता, उनके घर पर अब प्रशासन ने एक्शन करते हुए बुलडोजर भी चलाया है। क्या कुछ जानकारी? जी रिया, यहाँ पे बता दूं कि कल भूमि की पैमाइश का कार्यक्रम जो है एसडीएम सोहावल द्वारा किया गया था और इनकी बेकरी पे भी जो आज खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने छापा मारा था, उसको आज सील भी कर दिया गया था। और उसी के कुछ ही घंटों बाद जो है एसडीएम जो है बुलडोजर लेकर के वहां पहुंचते हैं। उनके जो बेकरी है उस पर बुलडोजर की कार्रवाई साफ तौर पे तस्वीरों में देख भी सकते हैं। और क्योंकि ये जो बेकरी बताया जा रहा है वो सरकारी अवलोकों में तालाब पे बना हुआ है, इसकी वजह से जो है ये बुलडोजर चलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और भारी पुलिस बल के फोर्स के साथ में जो है यहाँ पे गिराने का कार्य जो है यहाँ शुरू हो गया है। और ये माना जा रहा है कि और भी जो तमाम ऐसी भूमि है उसकी भी पैमाइश की जा रही है और जल्द ही उस पर भी बुलडोजर चलने की कार्रवाई शुरू होगी। क्योंकि विनय, जिस तरह से पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, पीड़ित परिवार ने आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन की मांग की थी, तो उनकी गुहार सुनते हुए सीधे तौर पर हमें एक्शन भी देखने को मिल गया है। कल ही पीड़ित की मां ने जो है सीएम योगी से मुलाकात की थी और सीएम योगी ने पूरा आश्वासन दिया था उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी हुई और कार्रवाई का एक्शन भी यहाँ पे देखने को कल ही से मिलना शुरू किया है। क्योंकि इनायत नगर थाना के अंतर्गत जो थे पुलिस कर्मी थे उनको यहाँ पे और यहाँ पे जो राजस्व की टीम थी वो भी फुल एक्शन में दिखाई पड़ी है। तो इनके जो भी मोहित खान मुख्य आरोपी हैं उनके खिलाफ जो है एक्शन यहाँ पे तगड़ा देखने को मिल रहा है और धरपकड़ के लिए भी जगह जगह दबिश देना भी पुलिस प्रशासन में शुरू कर दिया गया और ये माना जा रहा है कि जल्द ही आरोपी को जो है गिरफ्तार में ले लिया जाएगा। अब ये देखने वाला होगा कि आरोपी को कब जो प्रशासन अंदर करती है। क्योंकि विनय, जो मुख्य आरोपी है मोहित खान, हालांकि उसके घर पर और जैसा आपने बताया बेकरी को भी सील कर दिया गया है, घर पर बुलडोजर चला है, तो ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। लेकिन पीड़ित परिवार का यहाँ पर आरोप यह भी था कि जो दरोगा थे जब वो थाने पहुंचे तो आखिर शिकायत दर्ज कराने में उन्हें दिक्कत हुई, परेशानी हुई, दबाव बनाया गया कि मुख्य आरोपी मोहित खान का नाम हटा ले। ऐसे में जो दरोगा थे या फिर जो थानेदार वहां पर उस वक्त मौजूद थे उनके खिलाफ क्या कुछ एक्शन यहाँ पर? जी बिल्कुल, वहाँ के जो एसएचओ थे उनको यहाँ पे योगी सरकार ने निलंबित कर दिया है। तो वजह यह थी कि कार्रवाई न करने के पीछे जो मोहित खान मुख्य आरोपी था, जो पुलिस चौकी खुली हुई थी उसी के घर में ही खुली हुई थी, जिसकी वजह से पुलिस जो है कोई कार्रवाई नहीं करती थी। और जब मामला जो है योगी के संज्ञान में आया है तो तुरंत ही उस चौकी को वहां से हटा दिया गया, अलग शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद यहाँ ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिल रही है। एसएचओ से लेकर के कई पुलिस कर्मियों को जो है एसपी राज नैयर ने जो है निलंबित कर दिया है। अब ये यहाँ पे एक्शन जो है पुलिस का तेज देखने को मिलेगा, क्योंकि जो अभी तक की कार्रवाई थी वो धीमी पड़ी हुई थी, क्योंकि सपा के जो मुख्य आरोपी था मोहित खान, उन्हीं के घर में पुलिस चौकी संचालित हो रही थी और जिसकी वजह से कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही। वही मोहित खान की बात करें जो इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी है, उसका कनेक्शन समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद से भी निकला है। क्या माना जाए विनय, कितना और समय यहाँ पर मोहित खान की गिरफ्तारी में लगेगा?
जी बिल्कुल, जो मोहित खान है वो सांसद अवधेश प्रसाद का काफी करीबी माना जा रहा है और अखिलेश यादव के साथ में भी कई तस्वीरें देखी गई है। तो इससे अनुमान है वो सांसद जो है अवधेश प्रसाद उनका काफी करीबी भी था। वहीं अगर सांसद से कोई मीडिया कर्मी बयान भी लेना चाह रहा है तो गुस्सा होते हुए नजर आ रहे हैं और कोई भी बयान देने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये साफ तौर पर जाहिर है कि ये सांसद के अवधेश प्रसाद के साथ में जो है मोहित खान का जो है था। अब ये चाहे जितना वो मीडिया से भाग देने के लिए इनको जवाब देना पड़ेगा कि आखिर मोहित खान जो था उसके खिलाफ जो है अभी तक की कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी और इस मुद्दे को जो है विधानसभा से लेकर के जो है संसद में क्यों नहीं उठाया गया, जबकि जो मुख्यमंत्री है बराबर लगातार जो इस मामले को संज्ञान लिया उसके बाद जो है ये कार्रवाई यहाँ पे देखने को बिल्कुल विनय, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का संज्ञान लिया है, सदन में भी इस अयोध्या गैंगरेप मामले की गूंज सुनाई दी। क्या माना जाए पुलिस की, हालांकि कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन आखिर मुख्य आरोपी जो है मोहित खान वो कहां है इस वक्त और उसको पकड़ने के लिए क्या कुछ यहां पर पुलिस द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं? इसके द्वारा जो है एसएसपी राज नैयर से भी इस मामले को लेकर के वार्ता हुई है। उनका भी कहना है कि जल्द ही जो आरोपी को गिरफ्तार कर दिया जाएगा। उसके लिए कई टीमें भी गठित कर दी गई हैं। एसओजी भी टीम लगी हुई है और सर्विलांस की भी टीम लगी हुई है। तो जल्द ही इसको सफलता मिलेगी क्योंकि इसकी मॉनिटरिंग टीमें जो है मुख्यमंत्री कर रहे हैं। इसकी वजह से किसी प्रकार की पुलिसकर्मी भी लापरवाही नहीं बरतेंगे, क्योंकि अगर लापरवाही कहीं भी देखने को मिलेगी तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई यहाँ पे योगी सरकार करेगी। क्योंकि अब बुलडोजर एक्शन हो गया, मोहित खान के घर पर बेकरी सील हो गई है और कई सारी जो जमीनें हैं मोहित खान की उन पर भी एक्शन की यहाँ पर बात सामने आई है। पीड़ित परिवार का अब क्या कुछ कहना है, क्योंकि आज संजय निषाद ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी, पीड़िता से मुलाकात की थी। अब पीड़ित परिवार का क्या कुछ कहना, क्या कुछ अब उनकी मांग? बिल्कुल, यहाँ पे जब योगी सरकार से मिलने के बाद पीड़ित परिवार को जो है अब यह आस बन गई कि हमको न्याय मिलेगा और पीड़िता की मां ने यहाँ तक की मांग की है कि जो आरोपी है उसको फांसी की सजा हो। आज यहाँ पे जो है कैबिनेट निषाद भी पहुंचे हैं और ये बयान देते देते वो रो भी पड़े हैं कि जो निषाद परिवार की नाबालिग बच्चे थे इसके साथ अन्याय हुआ, 2 महीने तक भी जो है किसी ने सुनवाई नहीं की और आज जाकर के जो योगी सरकार ने इस मामले में जो सुनवाई की है और एक्शन भी देखने को मिला, उन्होंने पूरा भरोसा भी दिलाया है कि परिजनों के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होगा। जो भी आरोपी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई यहाँ पे की जाएगी। वही विनय, पीडीए का राग गाने वाली समाजवादी पार्टी अब इस पूरे मामले को लेकर, जिसमें निषाद समुदाय से ताल्लुक रखने वाली एक नाबालिगा के साथ यहाँ पर दुष्कर्म होता है, गैंगरेप होता है, इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी की तरफ से चुप्पी साधी हुई है। आखिर जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो क्या कुछ कहना समाजवादी पार्टी के नेताओं का? जी बिल्कुल, यहाँ पे समाजवादी पार्टी के नेता है वो यहाँ पे मीडिया के सवालों से हंसते हुए नजर आ रहे हैं, कोई भी बयान देने को तैयार नहीं है। और भी अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि इस पे जो है जो आरोपी है उसका डीएनए टेस्ट हो और डीएनए टेस्ट में जो भी रिजल्ट आता है रिजल्ट में आरोपी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए अखिलेश यादव ने जानकारी। बिल्कुल, यानी जिस तरह से पूरा मामला सामने आया, सदन में तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का जिक्र करते हुए इस मुद्दे पर चर्चा की। अब हालांकि अब इस मामले का संज्ञान लेते हुए बड़ा एक्शन हमें प्रशासन की ओर से देखने को मिला है। मुख्य आरोपी मोहित खान के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। हालांकि इसके बाद आखिर कब मुख्य आरोपी पकड़ा जाता है, कितनी जल्दी पुलिस एक्शन में आती है, उस पर सभी की निगाह। विनय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बात सीतापुर की करेंगे। सीतापुर के अवैध शुगर मिल से जुड़ा एक मामला सामने आया है। सीतापुर लखीमपुर हाईवे को काटकर अवैध शुगर मिल द्वारा शीरे की पाइप बिछा दी गई है, जिसको लेकर हरगांव कस्बा निवासी प्रभात माहेश्वरी ने आईजीआरएस के माध्यम से लोक निर्माण विभाग को कई लिखित शिकायतें भी दी। शिकायत में कहा गया है कि बिना लोक निर्माण विभाग की अनुमति के हाईवे काटकर 11,000 वोल्टेज विद्युत लाइन और शीरे की पाइप निकाली गई है। माहेश्वरी ने यह भी शिकायत की है कि इस हाईवे पर भारी वाहन और काफी संख्या में लोगों का आवागमन रहता है। शिकायत पर रोक और निर्माण विभाग ने चीनी मिल पर 3 दिनों में जवाब नहीं देने पर कार्रवाई करने की बात कही है। का ये पक्ष की वहां पर पूर्व में जब ये खंड प्रभाव में नहीं था, प्रांतीय खंड वहां पे कार्यरत, तो एक एनओसी के लिए एप्लीकेशन आया था, जिसमें क्रॉस ड्रेनेज के रूप में कुछ सेटअप बना करके और पाइपलाइन इत्यादि ले जाने के एनओसी मांगी गई। और एनओसी जो है वो तत्समय प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग सीतापुर द्वारा प्रदान की। एनओसी प्राप्त होने के बाद उनका जो कार्यवाही था कंप्लीट हुआ और विभागीय देखरेख में, जैसा कि एनओसी में ये स्वतः वर्णित रहता है कि जो कटिंग करेंगे, कटिंग के उपरांत विभागीय विशिष्टियों के अनुरूप जो उसकी पुनर्स्थापना करके
आप छोड़ेंगे रूट को। तो तदनुरूप कार्रवाई उस समय हुई और बाद में श्री माहेश्वरी जी द्वारा जो है ये कहा गया कि इस पे जो है जान माल का उस संबंध में प्रकरण जिलाधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत हुआ था, जिसमें जिलाधिकारी महोदय ने एक 2 सदस्यीय समिति बनाई थी, जिसमें लोक निर्माण विभाग की तरफ से हमारे खंड के तत्समय के अधिशासी अभियंता और विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता महोदय की संयुक्त। आए दिन विवादों में घिरी रहती है अवध शुगर मिल हरिगांव, चाहे वो फर्जी लोन को लेकर हो और चाहे भूमि विवाद को लेकर हो। ऐसा ही एक मामला राज्य मार्ग जो है उसको काट कर उबलते सिरे की पाइप और 11,000 वोल्टेज की लाइन को नीचे से निकाला जाता है, जिस पर शिकायत करता है जिलाधिकारी को उस पर तुरंत एक्शन लेते हुए लोक निर्माण विभाग और विद्युत विभाग की टीमें गठित कर उसकी जांच की जाती है। और जांच में टीमों द्वारा ये बताया जाता है कि वो जो पाइप लगाई गई है और जो वोल्टेज की लाइन गई है वो ब्रांडेड कंपनी की है, जिससे कोई जो है हादसा होने वाला नहीं। परंतु सवाल ये उठता है कि जो वो लाइट रोड का काटी गई थी, क्या उसमें अनुमति ली गई थी? तो वहीं पे इस पूरे मामले पर लोक निर्माण विभाग खंड 4 के राघवेंद्र का साफ तौर से कहना है कि उस पर उन्होंने एनओसी ली थी। परंतु सवाल फिर उठता है कि जब उन्होंने एनओसी ली थी तो दोबारा मिल को उन्होंने एक नोटिस क्यों जारी किया कि वो अपनी अनुमति प्रमाण पत्र हमको प्रदान करें, और जिसको लेकर शिकायतकर्ता ने फिर शिकायत करी। अब विशेष जानकारी हमारे साथ हैं प्रभात महेश्वरी, आप उनसे बात करते हैं, क्या है पूरा मामला? इन्होंने लोक निर्माण से कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया है, जिस पर लोक निर्माण विभाग द्वारा कई बार इनको जो है 4-5 बार जो है नोटिस जारी की गई कि अपना अनापत्ति प्रमाण पत्र दिखाएं, लाएं, कार्यालय में दें आके, लेकिन कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया गया इनके द्वारा और अभी तक कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है। और एक जो है इनके द्वारा चीनी मिल को लेटर जारी किया गया था, उसमें ये लिखा था कि 3 दिवस के अंदर अगर अनापत्ति प्रमाण पत्र आप नहीं लेकर आते हैं तो आपके विरुद्ध जो है हमारा कार्यालय कार्रवाई के लिए बाध्य होगा। जो ये मार्ग को काट कर पाइप डाली गई है, इससे क्या खतरा किसी को हो सकता है? अब इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां निकलती हैं, सीधे नेपाल रास्ता गया है, आसाम के लिए रास्ता गया है, तो बड़ी बड़ी गाड़ियां निकलती हैं, कभी भी दुर्घटना हो सकती है। तो क्या अगर कार्रवाई नहीं होती तो इसके लिए आप क्या करेंगे? कार्रवाई नहीं होगी तो हम न्यायालय की शरण में जाएंगे, उच्च न्यायालय की शरण में। देखिए, इनका साफ तौर से कहना है कि अगर विभाग द्वारा मिल पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो सीधे उच्चतम न्यायालय की शरण में जाएंगे और न्याय के लिए गुहार लगाएंगे। सहयोगी सीएम के साथ पंकज कश्यप, इंडिया वाइस। वहीं स्कूल में छुट्टी होने के बाद बच्चों को छोड़कर जा रही एक प्राइवेट स्कूल की बस सड़क किनारे करीब 3 से 4 फीट गहरे खेत में पलट गई, जिसके बाद खेत में काम कर रहे लोगों ने बच्चों को बस से बाहर निकाला। बता दें कि बस में सवार करीब 40 बच्चे थे, जिनमें से 2 बच्चे घायल हुए और 8 चोटिल हुए हैं। घायल बच्चों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला है। वहीं कौशाम्बी में अदालत ने दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 वर्ष कैद की सजा और 25,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। पॉक्सो एक्ट के तहत अदालत ने फैसला सुनाया है। जिला शासकीय अधिवक्ता पंकज कुमार मिश्रा ने बताया कि जिला अदालत के विशेष न्यायाधीश ब्रजेश कुमार यादव ने सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपी मनोज कुमार पटेल को दोषी करार देते हुए उसे 20 वर्ष समग्र कारावास की सजा सुनाई है और उस पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस दौरान उन्होंने आगे बताया कि वादी ने 13 अगस्त 2022 को थाना मंझनपुर में सूचना दी कि मनोज कुमार पटेल उसकी 16 वर्षीय बेटी को बहला फुसला कर ले गया, साथ ही उसके साथ दुष्कर्म भी किया। आपको बता दें कि 13 अगस्त 2022 को मंझनपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। वहीं वृंदावन कोतवाली के अंतर्गत बेखौफ दबंगों ने अलग अलग स्थानों पर लाठी डंडों और लात घूसों से बेरहमी के साथ श्रद्धालुओं के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। धार्मिक नगरी में हुई मारपीट की इस घटना से श्रद्धालु आहत है। पहले मारपीट की घटना
छटीकरा मार्ग स्थित मल्टी लेवल पार्किंग पर हुई, जहां गाड़ी पार्क करने आए फरीदाबाद निवासी जयचंद अग्रवाल और परिवार के साथ दबंगों ने मारपीट की। दूसरी घटना श्री बांके बिहारी मंदिर चौकी के पास की बताई जा रही है, जहां संजय गेस्ट हाउस में अयोध्या के श्रद्धालुओं के साथ पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ और मारपीट में तब्दील हो गया। जयचंद अग्रवाल, उनके बेटे, पत्नी की गंभीर चोटें भी आई है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घायल श्रद्धालुओं का चिकित्सीय परीक्षण कराकर दोनों मामलों की जांच शुरू कर दी है। अगली खबर जौनपुर से है, जहां एक 13 साल की छात्रा को नकाबपोश बदमाशों ने अगवा कर वाराणसी आजमगढ़ रोड किनारे फेंक कर वो फरार हो गए, जिसके बाद छात्रा रोड किनारे दोनों हाथों में चोट लगने से घायल अवस्था में मिली। इस दौरान पुलिस उपचार के लिए छात्रा को अस्पताल ले गई, जहां उसका इलाज चल रहा है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस गंभीर धाराओं में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मामले में कुछ संदिग्ध लोगों को पुलिस उठाकर मामले की छानबीन में जुट गई है। थाने पर आकर सूचना दी कि उसकी पुत्री जो कक्षा 6 की छात्रा है, स्कूल जाते समय एक बोलेरो कार से 4 व्यक्तियों के द्वारा अगवा कर उसे बनारस की सीमा पर छोड़ दिया गया। उसके साथ मारपीट की गई, जिसके संबंध में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ पूछताछ करने पर उसके द्वारा बलात्कार किए जाने की बात नहीं बताई गई। मजरूबा को मेडिकल परीक्षण हेतु चिकित्सालय भेजा गया है। पूछताछ के दौरान जो संदिग्ध व्यक्ति बताए गए, उनकी गिरफ्तारी हेतु 4 टीमें गठित की गई हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।